अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सिविल सोसाइटीज़ को शुरू किया था और हमने एनजीओ के बारे में पढ़ा था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में बताया था कि एनजीओज़ जो होती हैं उनका एक हिस्सा होता है सिविल सोसाइटी। और हमने मुख्तलिफ़ एनजीओज़ को देखा था पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं। कुछ शोहरत याफ्ता भी थी, कुछ गुमनाम एनजीओज़ भी थी, और उनके कुछ रोल के हवाले से डिस्कस किया था कि इन्होंने किस किस शोबे में क्या क्या काम कर रहे हैं। अब सिविल सोसाइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी अहमियत अफादियत के बारे में डिस्कस करेंगे। और बीइंग अ सिविक क्लास, तो हमारा जो मेन फोकस है वो सिविल सोसाइटीज़, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो इस सब्जेक्ट को हकीकी मानों में रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी सिविक्स में सिविल सोसाइटी का रोल बहुत पावरफुल है, क्योंकि डेमो जो जमहूरी ममालिक होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जो पावर होती है वो आवाम की होती है। और इस तनासब से सिविल सोसाइटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, तो हमें फिर आवाम की नुमाइंदगी भी नज़र आनी चाहिए और हर शोबे में नज़र आनी चाहिए। और आवाम को इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना वेल वर्स्ड नज़र आना चाहिए कि जब भी कोई इशू हो तो उसमें उनकी जो उनका कॉज एक हो, कंट्रोवर्सी ना हो। और आपने देखा है कि सर्टेन इश्यूज जब मीडिया ने बीइंग अ सिविल सोसाइटी ऑर्गन जब कुछ इश्यूज उठाए तो उसमें आवाम का साथ भी बहुत नज़र आया। रिसेंट केस में आप देख सकते हैं, जैसे कसूर वाला वाक़या हुआ था, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, या कराची में राव अनवार वाला वाक़या था, नकीबुल्लाह को जो मार दिया गया था। तो उसमें आपने देखा था कि सिविल सोसाइटी का रोल बहुत पावरफुल था, जिसमें हुकूमती इदारे भी मुतहर्रिक होने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटीज़ हैं क्या। अच्छा, WHO क्या कहता है इसके बारे में? ये WHO इंटरनेशनल की वेबसाइट है, और WHO बेसिकली वही इदारा है जो इस वक्त कोविड-19 की सारी सिचुएशन को ग्लोबली देख रहा है। उसी के इंस्ट्रक्शंस पर वैक्सीन भी अप्रूव होगी या हुई है, और उसी के डायरेक्शंस पर दुनिया के ममालिक जो हैं फ़ैसला करते हैं कि हमें अगली पॉलिसी क्या बनानी है, लॉकडाउन करना है, क्या करना है। तो बेसिकली बीइंग अ पार्ट ऑफ UNO, इनका काम यह है कि दुनिया भर में जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अगर वो ग्लोबल पेंडेमिक है, तो WHO के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और इनके कुछ सीक्रेट फंड्स होते हैं जिसकी बेस पे वो हुकूमतों को बावर कराते हैं कि आप ये फ़ैसला करें या दूसरा फ़ैसला करें। तो इनकी वेबसाइट में लिखा है, सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द स्पेस फॉर कलेक्टिव एक्शन अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट। यानी कि जो मजमूई इश्यूज़ होते हैं लोगों के, कलेक्टिव इश्यूज़, यानी अगर पानी का मसला है तो वो कलेक्टिव इशू है, सबका मसला है। सड़क नहीं बनी हुई तो वो कलेक्टिव इश्यूज़ है। तालीम की सहूलतें नहीं हैं, गोश्त स्कूल बने हुए हैं, या सेहत का फुकदान है, तो वो कलेक्टिव इश्यूज़ है। और शेयर्ड इंटरेस्ट, इसमें जो इंटरेस्ट है वो सबका है। तो कंप्लीट करते हैं इस डेफिनेशन को। सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द स्पेस फॉर कलेक्टिव एक्शन अराउंड शेयर इंटरेस्ट, purposes and values, generally distinct from government and commercial or profit actors. Civil society includes charities, development NGOs, community groups, women organizations, faith-based organizations, professional associations, trade unions, social movements, coalitions and advocacy groups. तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ दर्जाबंदी की है सिविल सोसाइटी की, कि सिविल सोसाइटी एक ग्रुप को कहते हैं, पूरी आवाम को हम नहीं कह सकते। एक ग्रुप होता है जो एक ख़ास कॉज के लिए यकजा हो जाता है, और वो इस तरह तरतीब होता है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, उसमें आ सकता है ये। जैसे आप कह लें कि अगर ये हेडमास्टर वाले मामला हो रहे थे, तो इसमें जब हेडमास्टर एहतजाज कर रहे थे, तो इसमें इजहार यकजहती के लिए या दूसरे कॉज के लिए दूसरे असातिज़ा भी इनके साथ शामिल हुए, बीइंग अ सिविल सोसाइटी मेंबर। या फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस,
अफवाह एक इदारा है जो बहुत काम कर रहा है ख़वातीन के हकूक़ के लिए। और 8 मार्च को आपने देखा है कि सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो पिछले 3-4 साल से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा के नाम से भी एक तंजीम है। फिर ट्रेड यूनियंस हैं, ये जो मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो मज़दूरों के हकूक़ सलब किए जाते हैं या उनको वेजेस सही से नहीं दिए जाते हैं या उनकी हक तलफ़ी की जाती है, तो उसमें ये बनती हैं। तो ये इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। However, civil society is not homogeneous and the boundaries between civil society and government or civil society and commercial actors can be blurred. अच्छा, ये कह रहा है कि होमोजीनियस नहीं, यकसा नहीं है। ठीक है, इनमें तफरीक है काफ़ी। There is certainly no one civil society view and civil society actors need to be content with similar issues of representativeness and legitimacy as those of other representatives and advocates. तो इसमें वही बात कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, अब जैसे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं तो उसमें आपको एक ख़ास ग्रुप ही नज़र आएगा बात करते हुए। फॉर एग्जांपल ये जिब्रान नासिर जैसे लोग हैं, तो ये ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे ही आपको नज़र आएंगे। दूसरे इश्यूज होंगे जैसे लेबर के इश्यूज आ गए या हेड मास्टर के प्रोटेस्ट हो गए, इस तरह की चीज़ों में आपको कम नज़र आएंगे। अब सिविल सोसाइटी के साथ एक और चीज़ भी जन्म ले रही है जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और ये भी अब बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, क्योंकि मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं इनके, तो उसको यूज़ करके ये बहुत सारे इश्यूज़ पे इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने इसमें वकार ज़का को देखा होगा कि वो आए दिन कोई ना कोई इशू उठा रहा होता है। जैसे एजुकेशन मैट्रिक बोर्ड इम्तिहान चल रहे थे, उस पर वकार ज़का और ये इमरान नासिर एक साथ इस पर कॉज पे काम कर रहे हैं। मगर काम दोनों कर रहे हैं, अगरचे अलग अलग कर रहे हैं। इसी तरह आ, आ, इस पे बिटकॉइन पे काम कर रहा है वो। तो हर वो चीज़ जिस पे हुकूमत तवज्जो नहीं देती है, जो उसका काम है, तो उस पे अगर कोई सोसाइटी एहतजाज करती है या बीइंग अ प्रेशर ग्रुप फोर्स करती है, हुकूमत को इन्फोर्स करती है कि वो काम करे, तो वो सिविल सोसाइटी का रोल कहलाता है। और सिविल सोसाइटी की राय को आवाम की राय ही समझा जाता है। अगर हम वेस्ट की बात करें, यूरोप में, तो सिविल सोसाइटीज़ बहुत मुतहर्रिक होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और एजुकेटेड होती हैं। उनको अपने मसाइल का हल का उनको पता होता है और उनके प्रोटेस्ट करने से हुकूमत जो है उस पर इम्प्लीमेंट भी करती है। यहाँ पे अगरचे मजबूरी है या बदकिस्मती है कि अवाम खुद तो नहीं निकलती, लेकिन जो भी एहतजाज होता है वो सियासत की नज़र हो जाता है उसको। अगर कोई अवामी प्रेशर कुछ चीज़ पे बन भी जाता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक कर लेती हैं। डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड हेट्रोजिनिटी, पीछे ने कहा था होमोजीनियस नहीं है, तो ये ऐसी बात है, फिर हेट्रोजीनियस है। तो कह रहे हैं इसकी गैर मुमासलत होने की वजह से और पेचीदा होने की वजह से the inclusion of civil society voices is essential to give expression to the marginalized and those who often are not heard. तो कह रहे हैं कि उन लोगों के, यानी to give voice to the voiceless, उस तबके की आवाज़ देना जिसकी आवाज़ हुक्मरान बाला तक नहीं जाती है। पाकिस्तान में जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या मज़दूर तबका है, तो उनके पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं होता या इतने वो इतनी सोच बोझ नहीं होती कि वो अपना एहतजाज हुकूमत तक रिकॉर्ड करा सकें। तो सिविल सोसाइटी इनके साथ शामिल होकर इनकी जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है और यही काम मीडिया में भी किया जाता है। और पिछले साल इंडिया में एक एंकर है रवि, उनको इसी बेस पे एक अवार्ड दिया गया था टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, क्योंकि बीइंग अ हिंदू उन्होंने जब दिल्ली में मुसलमानों पे फसाद हो रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा था कि ये जुल्म हो रहा है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है, मॉब वायलेंस किए जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही थी और उसमें ज़्यादातर मजलूम लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। तो कोई सारी मीडिया, क्योंकि बिकाऊ था वहाँ का, लिफाफा जर्नलिज्म वहाँ पे पीक पर है, तो उसमें उन्होंने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए जिसमें उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है।
और उसकी वजह से उनको मुखालफत का सामना करना पड़ा हुकूमती तंजीम में, लेकिन आलमी सतह पर बहुत सराहा गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या कहते हैं? Civil society actors can enhance the participation of communities in the provision of services and in policy decision making. अच्छा, इनके एहतजाज वगैरह से चीज़ों से जो है ना पॉलिसी मेकिंग में बड़ा असर होता है। Recognizing this, the Commission on Social Determinants of Health was set up। अच्छा, क्योंकि WHO की वेबसाइट है तो इन्होंने अपनी एक सिविल सोसाइटी के बारे में बताया है और उसकी एक रिपोर्ट भी दी है, तो उसकी समरी भी दी है। हम देख लेते हैं कैसी है, क्या सिविल सोसाइटी का रोल होता है और किस तरह की रिपोर्ट होती है। सिविल सोसाइटी रिपोर्ट्स टू द कमीशन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो ये तो तवील रिपोर्ट है 20 पेजेस की, इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हालांकि ये समराइज है, हिस्टोरिक मिशन ऑफ द कमीशन बताया गया है। अच्छा, क्योंकि सिविल सोसाइटी का काम हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करना भी होता है। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन हेल्थ बताया इन्होंने कि क्या ये रोल प्ले कर सकते हैं द फैक्टर्स शेपिंग सिविल सोसाइटी एक्शन। देखें, सिविल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, जिंदा मिसाल से। पाकिस्तान में अगर कभी कोई हुक्मरान आ जाए, ख़ास तौर पे किसी भी एडवांस मुल्क का या किसी भी मुल्क का हो, तो हमारे हुक्मरानों में इतना हौसला नहीं होता कि वो आवाम की राय के अगेंस्ट कोई फ़ैसला दे सकें। मतलब आवाम की जो राय है उसके मुताबिक कोई फ़ैसला करें। जैसे PSL के मैचेस होते हैं, आप देख लें, या पाकिस्तान में क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो रोड ब्लॉक कर दी जाती है और उसमें जनरल आवाम जो होती है उसको परेशानी होती है। तो उसमें सवाल एक तो ये होता है कि जब आप समझते हैं कि मुल्क में इतना अमन नहीं है, तो फिर आप ये करा ही क्यों रहे हैं? मतलब मैचेस आप ना कराओ, क्योंकि उधर वो मैचेस के लिए रोड ब्लॉक होते हैं, और उधर वो लोग कंटेनर्स लगाते हैं। पीछे अवाम में लोग मरीज़ हैं जिनको हॉस्पिटल जाना है, किसी को किसी जगह जल्दी पहुंचना है, लोग हैं गरीब हैं, उनके पास पेट्रोल इतना नहीं है कि वो रश में फंसे, तो वो अजियत का शिकार होते हैं। लेकिन यही काम अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हो, तो वो हुकूमत की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह के इक़दाम करने की। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि चंद अरसे कबल सऊदी अरब के जो शहज़ादा हैं और जो फ्यूचर की किंग है, वली अहद है मौजूदा, मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, इन लोगों का एक वो रहता है, अरसे से ना एक इनका कि इनके समझें, इनकी एक नॉर्म है कि ये लोग जो हैं गर्मियाँ जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में मनाते हैं, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, यूरोप के किसी ठंडे इलाके में, और ज़्यादातर आइलैंड्स में समुंदर के करीब। तो 2-3 साल पहले, कोविड से पहले की बात है, तो ये अपने पूरे कारवान के साथ, पूरी इनकी प्लाटून थी जिसमें कोई 90-100 के करीब लोग थे, और उन्होंने फ्रांस में बीच एक जो है उस पर वेकेशन गुजारने का फ़ैसला किया। और क्योंकि वो पब्लिक जगह थी, तो उन्होंने अपना एक एरिया रिज़र्व किया, वहाँ पे एक हट लिया और वहाँ पे एक दीवार खिंचवा दी। यानी उनके महल नुमा हट से लेकर बीच तक दरमियान में एक दीवार आ गई। अभी दीवार बनाए हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि फ्रांस की आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई, और उन्होंने कहा कि हालांकि बीच पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, गिने चुने अफराद होते हैं और वेकेशंस पे ही जाते हैं, काम के दिनों में तो कोई जाता भी नहीं है। तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि इसको फ़ौरन गिराया जाए। हालांकि इस काम के लिए उन्होंने अरबों रुपए दिए थे और उससे फ्रांस की इकनॉमी को बड़ा सहारा मिल रहा था, लेकिन वो लोग मजबूर हुए और उन्होंने उसको गिराया। तो ये होती है जिंदा कौमों की सिविल सोसाइटी। इसी तरह USA में देख लें आपको कि जॉर्ज फ्लॉयड नामे बंदे को जब पुलिस ने मारा और ये लोग सड़कों पे निकल आए, अगरचे इनका प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हो गया, तो हुकूमत मजबूर हुई। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ को दबा दिया जाता है। फ्रांस वाली जो स्टोरी है, अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर नेट पे हो तो आपको दिखाऊं। सऊदी क्राउन प्रिंस इन फ्रांस।
हाँ ये देख लें, सऊदी किंग कट्स शॉर्ट स्टे इन साउथ ऑफ फ्रांस आफ्टर बीच, ये 2015 की है। पढ़ लेते हैं इसको, क्या है। आफ्टर बीच क्लोजर कंट्रोवर्सी, ठीक है, गार्डियन अखबार की है। ये कहता है विजिट बाय किंग सलमान, इनर सर्कल सी फ्रंट विला इन वेलोरिस कम्स टू एन एंड आफ्टर पेटिशन फ्रॉम 15,000 रेजिडेंट्स प्रोटेस्टिंग क्लोजर ऑफ बीच आउटसाइड विला। ये इनका देखें, ये इन्होंने बनाया था। हालांकि पूरी जगह नहीं ली थी इन्होंने, थोड़ी सी जगह ली थी, और इसका पार्शल व्यू है। अच्छा, मैं आपको क्राउन प्रिंस बताया था, तो ये लोग बता रहे हैं क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि किंग इटसेल्फ खुद गए थे इसमें, यानी किंग सलमान जो मौजूदा किंग हैं वो खुद गए थे इसमें। तो ये क्या न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया किंग सलमान लेफ्ट द साउथ ऑफ फ्रांस फॉर मोरक्को। अच्छा, मोरक्को चले गए थे ये। कटिंग शॉर्ट ऑफ प्लान 3 वीक स्टे, 3 हफ्ते के लिए इनको रहना था। और कितने लोगों ने, 1.5 लाख लोगों ने पिटीशन जाहिर की है कि इस बीच को बंद किया जाए और इनको हटाया जाए। A Saudi source said that the king had arrived in Morocco, saying this was part of his holiday program and had nothing to do with the media coverage that his visit had attracted. Philippe Castanet, a local French government official, said the beach had been reopened. He added that about half of the king's 1,000 person, अच्छा 1,000 लोग लेकर गए थे ये, अंदाज़ा लगाएं और अयाशी भी देखें, entourage had left along with them. He did not specify a reason for the departures, nor if the monarch planned to return to France. तो ये एक न्यूज़ है कि BBC CNN की अगर कोई रिपोर्ट है तो हम पढ़ते हैं, ये BBC की पढ़ते हैं। अच्छा, Saudi Arabia King Salman has arrived in the south of France for a 3-week break, but the monarch is not your average holiday maker. A room and a throne. ये इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था इस पे, और पूरा 1,000 का काफिला यहाँ पे, हालांकि इसमें ये आवाम की जगह थी। ये बेहतर व्यू, ये देखें। अच्छा, ये यहाँ पे इनकी रहाइश थी, और यहाँ से इन्होंने एक रास्ता निकाला था, यानी इस रोड को बंद करके डाइवर्ट कर दिया गया था, बीच तक जाने का सिर्फ इनका रास्ता, और इससे आवाम को परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, आवाम ने एहतजाज किया और उसका असर हुआ। ये देख लें, इस पूरे जहाज़ में लेकर आए थे, और ये इनकी गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव कार हैज़ बीन अराइविंग एट द विला। ये इनका, ये देख लें, ये अंडरपास से रास्ता बनाया इन्होंने, ठीक है। और एक पेटिशन दायर की गई, जिस पेटिशन की वजह से इनको वापस जाना पड़ा। क्या लिखा हुआ है, मैनी लोकल्स आर एंग्री दैट द पब्लिक बीच इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, ठीक है। अगर ये देख सकें थोड़ा सा तो देख लेते हैं। The French Riviera. Picturesque, idyllic, tranquil, but there's trouble in paradise. The king has come to town, and he's caused a stir. As part of his annual summer holiday, King Salman of Saudi Arabia is staying in this luxury villa. Dubbed the White Palace on the Water, it's been host to Winston Churchill, Rita Hayworth, and members of the Kennedy family. King Salman has brought his own entourage of 1,000 people, around 300 to stay with him in the villa, and the rest taking up rooms in top hotels around Cannes. So what's the problem? Well, as part of his travel plans, French authorities have sectioned off a portion of the beach for the king and his friends to enjoy in private. The locals aren't happy. They've signed a petition demanding that the beach be respected as public property available for all to use. At the last count, at least 100,000 people had signed. I am talking about the equality of citizens before the law and the respect of coastal law. A natural area, a public beach, is an inalienable property. It's part of our common property, and the point we wanted to make is that not everything can be bought. The people who want to come to France have to respect French law, and we are all equal before the law. But not everyone is upset. Hoteliers, high-end restaurants and designer boutiques are all relishing the chance to sell souvenirs to their Saudi sightseers.
Others say it's necessary for the Saudis to have their own lines in the sand for security reasons, if nothing else. Personnellement, je pense que si c'est une décision. Personally, I think that if it's a temporary decision and if King Salman puts the beach back to what it was before, then we can wait a little bit. It's a king, a head of state, and he needs to be protected. If he had problems on French soil, we would be in trouble. So if that's the reason, we will wait a bit. The French president seems to agree. He's yet to respond to a request from the local mayor to reopen the beach. So it seems that for now, King Salman is safe to sunbathe in private. Rikin Majithia, BBC News. अच्छा, तो ये आ गया था इसमें एक मिसाल, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। राइट बेस्ड अप्रोच, तो ये एक रिपोर्ट थी, ये आप लोग देख सकते हैं WHO की वेबसाइट पे। इसको इसमें इन्होंने सिविल सोसाइटी का रोल बताया हेल्थ सेक्टर के अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ रोल्स हैं। सिविल सोसाइटी के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे अब, लेकिन आई थिंक आज की क्लास का टाइम थोड़ा कम रह गया है, 9 मिनट रह गए, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च आर्टिकल है और ये क्या कहता है, सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान एन एक्सक्लूसिव डिस्कोर्स ऑफ प्रोजेक्टाइजेशन। ठीक है, और इनके ऑथर कौन है, नदीम मलिक एंड एहसन राना, डायलेक्टिक एंथ्रोपोलॉजी। This article analyzes the discourse of civil society in its actual manifestation at the societal level in the West. Civil society developed with the rise of capitalism. अच्छा, क्या कह रहे हैं, कैपिटलिज्म के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने जन्म लिया। हालांकि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनके अगेंस्ट ही एहतजाज हो रहा था। मजदूरों का एहतजाज जैसे देख लें, जिसमें उनके जो हकूक़ को सलब किया जा रहा होता है, या क्योंकि कहने को तो ये मतलब ग्लोबल निज़ाम है, मगर इसके ठीक ठाक असरात हैं जिसकी वजह से लोग, एक तबका जो है वो बहुत ज़्यादा मालदार होया हुआ है और एक तबका जो है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट चला गया। तो डिस्पैरिटी की वजह से भी ना सिविल सोसाइटीज़ को जन्म लेती हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि अज़राए मजाक के पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो डेमोक्रेसी को ऐसे चलाती है जिसमें जैसे है ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो उसको लोगों ने, बल्कि आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, तो उन्होंने इसको इस तरह कुछ पोर्ट्रे किया है। यानी डेमोक्रेसी की रियल एसेंस क्या है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उन्होंने क्या बनाई है। जैसे क्या है डेमोक्रेसी, क्या है गवर्नमेंट। अच्छा, ये किसने कहा था आप लोगों को पता है, अब्राहम लिंकन, अमेरिका का जो 16वां सदर था और जिसने सबसे पहले स्लेवरी के ख़िलाफ़ काम किया, उसका कोट था ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, चलिए इस पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये आज के क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन के कोने पे मैं लिख देता हूँ इधर सिविल सोसाइटी पे, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसी तरह फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, ये हो गई एक डेफिनेशन। तो कर लेते हैं पूरा कंट्रोल सी। अच्छा, ये डेमोक्रेसी की एक बेसिक डेफिनेशन है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लोग इसको क्या कहते हैं कि हुकूमत के, यानी ये ऑफ द पीपल है, ये अवाम की हुकूमत। तो पाकिस्तान क्या कर देता है इसको ऑफ द पीपल, यानी दूर कर दो, ख़त्म कर दो बंदों को, बंदों की इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो। फिर फॉर द पीपल, तो इसके ओ को क्या कर दिया फार, मतलब दूर, अवाम को दूर कर दो। इसी तरह बाय द पीपल, और इसको दो तरह कहा जाता है, या तो अवाम को ख़रीद लो, या दूसरा कहते हैं गुड बाय वाला, यानी हर चीज़ में अवाम को
खुदाफिज कहा हुआ है इसमें। तो बेसिकली ये कह लें स्कैरिस्टिक रिमार्क्स हैं और ये ट्रू है। अगर आप देखें तो ये हमें ऐसे ही नज़र आता है। तो आज का सवाल भी कुछ इसी तरह है कि हाउ सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान कैन बी इन्फ्लुएंशियल, यानी कि आपको बताना ये है कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटीज़ कुछ मामलात में तो बहुत मुतहरिक होती है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी बनते हैं, मीडिया भी उनका साथ देता है, लेकिन मीडिया हर इशू पे आवाज़ नहीं बनता। ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सन केस पे आपने देखा है या इस तरह के इश्यूज़ पे मीडिया बिल्कुल खामोश नज़र आता है। और कुछ एविडेंस इतने क्लियर होते हैं इलेक्शन के दौरान धांधली के इस तरह के कि हुकूमत अगर मीडिया चाहे तो वो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन उनको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते। तो इस पे आप लोग की क्या सजेशन है? थोड़ा सा अगर आप यूके का सिविल सोसाइटीज़ देखें, अभी मैंने आपको फ्रांस के लोगों की एग्जांपल दिखाई कि वहाँ पे क्या होता है यूरोप के अंदर कि पेटिशन साइन करते हैं और हुकूमत फ़ैसला करती है कि जैसा भी हो, मतलब हुकूमत जो है उसको आवाम की जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ ही देख लें कि हमें मफाद नज़र आ जाता है बहुत चीज़ों में, आईएमएफ नज़र आ जाता है। अब ये घर गिराए गए औरंगी टाउन में, तो कितने लोग थे जो फैमिली वाले थे जिनके पास कोई और रोज़गार नहीं था और कोई और रहाइश की जगह नहीं थी और कम आमदनी थी। तो हुकूमत इतनी बेहिस थी कि उनको इसकी परवाह ही नहीं थी कि ये लोग कल कहाँ जाएंगे। एक बंदा एक अरसे से रह रहा हो, अगरचे गलत रह रहा हो, काबिज होके रह रहा हो, लेकिन कोई उसको अल्टरनेट देना भी तो आपका फ़र्ज़ है। भले वो उसका घर जो है वो किसी इनक्रोचमेंट में बना हो, झुग्गी में बना हो, आपको ठीक है, वो अगर आप उसको सज़ा भी देना चाहते हो तो उसके साथ उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उनका तो कोई कसूर नहीं है इन चीज़ों में। तो इतनी बेहिस हुकूमत होगी तो फिर अवाम, तो हकीकत ये है कि हमारी अवाम भी बेहिस है, चंद तबके के अलावा कोई भी शोर नहीं मचाता। जो लोग खुश हैं, जिनको अपना मिला हुआ है, उनको परवाह ही नहीं है अगलों की। तो बात वही है ना कि हर छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली बैठी हुई है, यानी छोटे जालिम पे बड़ा जालिम बैठा हुआ है, अपने अपने सर्कल में इसका जहाँ इख्तियार है वो फ़िरौन बना हुआ है। तो पाकिस्तान में ये कैसे, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं ये ग्रुप। जब आप कह रहे हैं कि अवाम की नुमाइंदगी, अवाम की हुकूमत, सिविक्स में हम पढ़ रहे हैं शहरियत, शहरियों के हकूक़, ह्यूमन राइट्स, लोकल गवर्नमेंट, हर चीज़ में अवाम नज़र आ रही है और अवाम ही से तो वज़ीर आज़म बनता है। बादशाह तो है नहीं ना कि बादशाह बना उसका बेटा बन गया, इलेक्टोरल प्रोसेस में तो अवाम से ही निकलता है बंदा। तो फिर यहाँ पे हम कैसे इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं? इस पे अपनी राय दें आप लोग कि पाकिस्तान में क्या करें? मीडिया को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको मोबिलाइज़ करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे नहीं होती, उनको लाया जाए। पाकिस्तान में जैसे कराची के अंदर सेंसस का, मरदमशुमारी का इशू था कि आबादी कम कर दी गई है। तो इस पे इशू तो सबका है, कॉज सबका है, सब ने अपने अपने बैनर लगाए हुए हैं, लेकिन मिलकर कोई जद्दोजहद नहीं कर रहा। तो इनको मोबिलाइज़ करना, सेम पेज पे लाना, तो कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं। बाकी हम पाकिस्तान में मज़ीद पढ़ेंगे सिविल सोसाइटी के बारे में, इसके इदारों के बारे में। हमारा ये टॉपिक थोड़ा तवील है, इसमें हमने कुछ इदारों को भी पढ़ना है, फिर कुछ शख्सियात को भी पढ़ना है, और हम ग्लोबल शख्सियात को भी पढ़ेंगे, मदर टेरेसा टाइप। तो इसको आप लोग यहाँ तक जो चीज़ है उसको आप थोड़ा सा स्टडी करें, बाकी वेबसाइट्स में देखें। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।